हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि वैदिक काल में मतलब आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसी थी। तो पहले तो वैदिक काल को देखते हैं कि वैदिक काल से कब शुरू हुआ था। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेते हैं, फिर सीधे आर्थिक स्थिति में आते हैं। ये है ऋग वैदिक काल वाली जगह, ये है उत्तर वैदिक काल वाली जगह। ठीक है, पीरियड क्या है तो 1500 से 1000 BC और मतलब ऋग वैदिक पीरियड का। उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 BC। ठीक है, ऋग वैदिक काल में आर्य इस जगह पे रहा करते थे, उत्तर वैदिक काल में करीब यहाँ से लेके इधर रहा करते थे। ठीक है, इसका काल है 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 BC। मतलब अभी से मान लीजिए कि करीब करीब आपका 2600 साल पहले ये सब चल रहा था। ये चल रहा था करीब 3500 से 3600 साल पहले, लेकिन ये चल रहा था उसके बाद में करीब ये करीब जुड़ा हुआ है। और ये सब करीब 900 साल के आसपास का ये इतिहास है। ठीक है, और 1500 का कंफर्म 1500 नहीं मानिएगा, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये नीचे आने का संभावना थोड़ा कम है यार। 2-4 साल नीचे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई इस स्टेप से नाप के तो कोई सबको नाप मतलब इसका क्या कहते हैं डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके मान के चल सकते हैं कि ये कम बस ऐसा था। ठीक है, तो मोटा मोटी कोई भी इतिहासकार जो बुक लिखता है तो मोटा मोटी के हिसाब से ही चलता है वो। ठीक, तो अभी से 2600 साल पहले या 3000 साल पहले या 3500 साल पहले इस देश का या जो उत्तर भारत का आर्थिक स्थिति कैसा था, आज ये करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है उसमें। तो इस समय के काल में जब ऋग वैदिक काल का पीरियड था, इस समय आर्य आए ही थे। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा डिबेटेबल इशू हो जाता है, आए थे नहीं आए थे। तो अभी चूंकि आए थे वाला थ्योरी ही चल रहा है बेसिकली, कदम बुक्स में तो वही चल रहा है, तो अभी उसी बेसिस पे चलते हैं। आए ही थे, और जब आए ही थे तो इस समय से जो कबीलाई रूप था, ठीक है, जो कबीलाई रूप था उसे विश कहा जाता था। विश बाद में एक पॉलिटिकल यूनिट बन जाता है, जब ग्राम के ऊपर विश बन जाता है वो एक अलग इशू है। लेकिन उस समय जो पॉलिटिकल यूनिट के रूप में जो आया था कबीलाई रूप में, उसको विश कहा जाता था। और चूंकि ये धीरे धीरे इधर आगे बढ़ते चले जा रहा था, तो कोई प्रॉपर सेटलमेंट नहीं था। शुरुआती दौर में आ रहे थे, बाद में ये सेटल हो गए थे। मतलब शुरुआती दौर में इनका पशुपालन मुख्य पेशा रहेगा, लेकिन बाद के टाइम जैसे जैसे ऋग्वेद मतलब खत्म होने के कगार पे आने लगता है, लिखा हुआ ये पे, तो वो दिखने लगता है कि कृषि शुरू हो गया और कृषि का काम बेसिकली चलना शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में मेनली वो पशुपालन ज्यादा आगे था, तो इसीलिए ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय माना जाता है वो पशुपालन को ही माना जाता है, अब कृषि को नहीं माना जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आते हैं तब यहाँ पे कृषि को मुख्य व्यवसाय माना जाता है, पशुपालन यहाँ पे उससे कम पड़ जाता है या छोटा हो जाता है या गौण हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों को मिला के कहा जाता है तो दोनों मिला के कहा जाता है कि इस समय मतलब खेती प्रमुख व्यवसाय था, क्योंकि इधर तो पाया ही जा रहा है, इस साइड में भी पाया जा रहा है काफी हद तक, मतलब इसलिए जब दोनों को मिला देते हैं तो कृषि प्रमुख हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऋग वैदिक काल रहेगा तो यहाँ पे पशुपालन ज्यादा प्रमुख था। ठीक है, तो इसके प्रमुखता को आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, कि ऋग्वेद में आपका 10,462 मंत्र हैं। 10,462 मंत्र हैं, और इन मंत्रों में आपका 24 मंत्र
आपका कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट 24। 10,462 मंत्र में से 24 मंत्र आपका कृषि से संबंधित है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कृषि को, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आप विदत का देखिए, तो विदत का 122 बार चर्चा किया गया था, मतलब बहुत पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ 24 बार है तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो वैसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हालत था मतलब ऋग्वैदिक काल में कि पशुपालन ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और चूंकि ये चलते भी आ रहे थे और चलते भी आ रहे थे, पशुचारण मेनली एक प्रमुख पेशा था, यानी मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, गाय में चराना। ठीक है, तो इस चीज में ज्यादा ही लोग का फोकस था। ठीक है, तो घास के मैदान की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे थे ये लोग। ठीक है, तो इस काल में ये लोग गाय को बहुत महत्व देते थे। ठीक है, गाय बैल हो तो इसके काल में बहुत ज्यादा महत्व था, और गाय का इतना ज्यादा महत्व था इनके काल में कि राजा को भी गोमत कहा जाता था। राजा गोमत, गो मतलब गाय से संबंधित चीज है। ठीक है, तो ये हाल सोचिए कि राजा तक को गोमत कहा जाता था। इस काल में जो लड़ाई होता था तो लड़ाई को भी लोग गविष्ठी कहते थे। गविष्ठी का एक मतलब होता है गायों की खोज, लेकिन दूसरे मतलब में आपको जो लड़ाई होता था मेनली गायों के लिए लड़ाई होता था उस काल में, और उसे गविष्ठी कहा जाता था, मतलब गायों के लिए ही लड़ाई हो रहा था। ठीक है, या फिर बेटी को देखिए, तो बेटी को भी ये लोग दुहिता कहते थे, मतलब दोने वाला चीज तो दुहिता कहते थे। तो आप सोच सकते हैं कि गायों का कितना इंपॉर्टेंस था। और इस काल में एक चीज और था कि गायों का अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब जिसे नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ये गायों के लिए है, बैल के लिए नहीं है ये। ठीक है, बैल बाद में आएगा, जब उत्तरवैदिक काल में आएगा तो गाय और बैल दोनों शामिल हो जाता है उसमें, लेकिन ऋग्वैदिक काल में गाय है। ठीक है, और उसके बाद है कि गाय तो मुख्य सबसे जानवर था ये लोग का, लेकिन उसके अलावा आपका घोड़ा भी ये लोग का प्रमुख पशु था, क्योंकि घोड़ा में चल के ये लोग चलते थे। या तो घोड़ा के ऊपर चढ़ते थे या फिर क्या कहते हैं कि रथ में चलते थे, और रथ को खींचने वाला जो जानवर होता था वो आपका घोड़ा खींचता था। तो घोड़ा और गाय या बैल इनका सबसे प्रिय पशु था, या दोनों सबसे प्रिय थे ये लोग। ठीक है, और इसके अलावा ये लोग क्या कहते हैं कि जो भेड़ है या बकरी है इसका भी ये लोग पालन किया करते थे। ठीक है, और जब बाद के काल में जब इधर आ जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड के आसपास में, तो आपको बाफेलो या जो कहते हैं इसको भैंसा कह लीजिए। ठीक है, भैंस कह लीजिए, तो वो सब भी आएगा बाद में, लेकिन अभी शुरुआती दौर में आपको गाय या बैल का ही बेसिक चल रहा था। ठीक है, और इस काल में कुछ बुक में देता है वैसे, ठीक है, कि ये लोग क्या कहते हैं कि सिंह या लायन से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, लेकिन कुछ जगह देता है कि लायन से परिचित थे, लेकिन टाइगर से इन जनरल मिलता है कि टाइगर या बाघ से ये लोग परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में ये लोग बाघ से परिचित नहीं थे। ठीक है, लेकिन लायन से कहीं कहीं मिलता है कि परिचित थे, तो उसको वैसे रखिएगा। और इस काल में आपको हाथी को पालतू नहीं बनाया गया था। उत्तर वैदिक काल में आपको हाथी को पालतू बना लिया गया था, और जो बनाने का जो प्रक्रिया था उसको कहा जाता था, मतलब जो व्यवसाय था हाथी को पालतू बनाने वाला उसको हस्तिपा कहा जाता था। तो हाथी से हस्तिपा, इंग्लिश संस्कृत में ऐसे भी हस्ती टाइप का कुछ कहा जाता है, तो हस्तिपा आपका याद हो सकता है। ठीक है, चलिए और उसके बाद आते हैं कि चलिए आपका कृषि का क्या हाल था। ये तो बेसिक पशुपालन वाला खेला था कि पशुपालन में इनका क्या चल रहा था। अब उसके बाद है कि आपका कृषि में, तो कृषि में इस काल में इन लोगों को बेसिक आइडिया था कृषि का। ठीक है, ये लोगों को कृषि के 5 सीजन के बारे में पता था कि खेती कब होता है, कब धान को मतलब जमीन को मतलब जोतना चाहिए, कब काटना चाहिए।
ठीक है ना, कि कब उसको मतलब पौधा से उसको निकाल के थ्रेसिंग कर लेना चाहिए, तो वो सब सब इन्हें पता था। और ये लोग आपका सिंचाई भी क्या करते थे, उसके अलावा खाद का भी ये लोग उपयोग किया करते थे, ये दोनों चीज किया करते थे। ठीक है, लेकिन खेती तो ये लोग कर रहे थे, लेकिन उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन कब होगा कि जब इनका लोहा का एंट्री हो जाएगा मतलब इकोनॉमी में। क्योंकि लोहा से जब पहले लकड़ी का हल का उपयोग करते थे, तो लकड़ी का होल से लोग गहरा जुताई नहीं कर सकते थे। अगर गहरा जुताई नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर है कि ऊपर उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो जाहिर है कि आपका एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं बचेगा, यानी खाद्य अधिशेष नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए आपका एक परिवार है, इसका एक महीने का या फिर साल भर का खर्चा मान लीजिए 100 किलो है। ठीक है, आपका प्रोडक्शन भी अगर मान लीजिए आपका 100 किलो के आसपास है, तो क्या आपका अधिशेष या सरप्लस बच रहा है? नहीं बच रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आपका 150 केजी या फिर आपका 200 केजी आपका उत्पादन होगा, तो आपका 100 केजी का सरप्लस है। और जो 100 केजी का सरप्लस है तो इसमें से आप दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने 20 किलो आपने कुम्हार को दिया। ठीक है, 20 किलो आपने क्या कहते हैं कारपेंटर को दिए। चलिए 20 किलो चलिए आपने टैक्स दे दिया। ठीक है, मान लीजिए 5 किलो आपने नाचने वाले को देखने में खर्च कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कुछ करके प्रोफेशन आपका खड़ा होते जाएगा। ये जब तक अधिशेष नहीं बचेगा और दूसरा प्रोफेशन खड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो चूंकि उस काल में आपका खाद्य अधिशेष या एग्रीकल्चर सरप्लस बहुत कम था, तो दूसरे व्यवसाय भी बहुत कम थे। ठीक, तो उस समय के प्रमुख व्यवसाय फिर क्या थे? तो उस समय का प्रमुख व्यवसाय था कि चलिए आपका घड़ा बनाना। अब घड़ा क्योंकि जब खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं सीरियल्स का, तो जाने रखने के लिए कुछ चाहिए, तो घड़ा बनाने वाला की प्रोफेशन था कुम्हार लोग का। ठीक है, फिर रथ बनता था, तो रथ बनाने वाले का भी एक प्रोफेशन था। दूसरा है कि मेटल का काम करने वाले, तो मेटल का काम करने वालों के प्रोफेशन की मतलब घड़ा वड़ा बनाना है, चाहे जेवर बनाना है, तो उसके साथ प्रोफेशन था मेटल का काम करने वालों का। या कुल्हाड़ी बनाना है या तलवार ही बनाना है, तो मेटल का काम करने वाले का था प्रोफेशन। ठीक, और उसके बाद फिर आता है कि अब कपड़ा भी पहनते थे, तो सीविंग और वीविंग का जो है तो मतलब कपड़ा बुनने वाला का ये, तो वो भी एक प्रोफेशन था उस काल में। ठीक है, अब उस काल में अगर इंसान रह रहे हैं तो जाहिर है कि बीमार भी पड़ते होंगे, और बीमार पड़ते हैं तो उस समय वैद्य भी हुआ करते थे, और वैद्य आपका जड़ी बूटी वगैरह से इलाज किया करते थे। कुछ जगह दिया हुआ है कि उस समय सर्जरी टाइप का चीज भी कुछ हुआ करता था, लेकिन कितना क्या वो कोई कंफर्म वाला खेला नहीं है। ठीक है, और फिर है कि उसके वाला कुछ अंधविश्वास भी था। ठीक है, जैसे तंत्र मंत्र टाइप का यूज करना, तो वो सब भी साथ में चल रहा था। ठीक, और उसके अलावा कि है कि इस समय आपको गुलाम लोग भी पाए जाते थे, और गुलाम लोग का उपयोग खेती में नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि जो लड़ाई में हार जाते थे उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। ठीक है, और गुलाम लोग का उपयोग खेती में नहीं होता था, इस समय सिर्फ घरेलू काम में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा व्यापार का बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन कुछ मिला है, और उसमें है कि जो व्यापार करने वाला वर्ग था उसे पनी कहा जाता था। पनी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले वर्ग को क्या कहा जाता था, तो वो उसे पनी कहा जाता था। एक और क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में गायों की चोरी कौन किया करते थे, तो पनी किया करते थे। तो दोनों काम पनी करते थे, गाय की चोरी पनी और व्यापार पनी। तो व्यापार में से क्या होता था, या तो थोड़ा बहुत कपड़ा का होता था या थोड़ा बहुत चमड़े के सामान का होता था। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और है कि इस काल में आपका सिक्के नहीं पाए जाते थे, क्योंकि जब अधिशेष ज्यादा बच नहीं रहा है तो व्यापार अलग अलग प्रोफेशन नहीं है। जब अलग अलग प्रोफेशन या व्यवसाय नहीं है तो जाहिर है कि
आपका टाउनशिप टाइप का कुछ नहीं है, तो ज़्यादा व्यापार नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है तो सिक्का का जरूरत क्या है, ठीक है। तो सिक्का नहीं था उस काल में। और फिर है कि जब सिक्का नहीं है तो ज़्यादा व्यवसाय भी चल भी नहीं रहा है, बिजनेस, तो जाहिर है कि नगरीकरण भी नहीं होगा, तो इस काल में नगरीकरण भी नहीं था, ठीक है। और उसमें एक चीज और है कि इस काल में समुद्र का चर्चा मिलता है, लेकिन समुद्र मतलब प्रॉपर जो महासागर वाला है वो खेला नहीं है। इसके लिए एक पूल है, ये पूल से संबंधित है कि बड़ा सा एक वाटर बॉडी है कि जो मतलब पानी उसमें है, तो उस टाइप का उतना इसका ये है, ठीक है। तो इतना बेसिकली आपका ऋग्वैदिक इकोनॉमी से संबंधित था, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि इस काल में आपका कृषि प्रमुख बन गया है, व्यवसाय बन गया है, ठीक है। और खेती को शुरू करने वाला, ठीक है, या हल को शुरू या फल या खेती को शुरू करने वाला जो इंसान था वो था आपका पृथ्वीन। इससे भी क्वेश्चन आता है कि किसने हल या खेती को शुरू किया था, तो उसका नाम था आपका पृथ्वीन, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वहां पे ये है कि खेती के बारे में किस किताब में बहुत डिटेल में बताया गया है, तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो पृथ्वीराज में खेती आपका शुरू करवाया था और शतपथ ब्राह्मण में खेती के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा है कि उस काल में खेती से जुड़ा कुछ कुछ धार्मिक चीजें भी आना शुरू हो गया था, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ धार्मिक क्रियाकलाप आ गया था, ठीक है। जैसे कि देखते हैं कि हमारा विदेह माता हो को शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि वो हल जोता करते थे, मतलब एक धार्मिक क्रिया का हिस्सा था कि राजा भी हल जोत रहा है। उस तरह जनक को भी देखते हैं कि जब हल जोत रहे थे तो वहां पे घड़ा मिलता है जिससे सीता निकलती है, ठीक। और क्या कहता है, बलराम को भी देखते हैं, कृष्ण के बड़ा भाई बलराम, वो भी हल लेके चलते थे। मतलब उसमें राज काज मतलब राजा का जो काम करते थे, मतलब राजा जो थे वो भी किसी से मतलब जुड़ने में शर्म महसूस नहीं करते थे और जुड़ते थे वो लोग, ठीक है। तो किसी को बहुत बुरा नहीं माना जाता था उस काल में। बाद के काल में चेंज होगा, बाद के काल में जो ऊपर आएगा जिससे पूजा का पूजा ही करेगा, या ज्ञान देगा तो ज्ञान ही देगा, या शासन करेगा तो शासन ही करेगा, कृषि करने का अलग भाग हो जाएगा, तो सब अलग चलेगा उस समय, ठीक। और उसके बाद है कि इस काल में भी कुछ कुछ नए व्यवसाय आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक मेटल का काम करने वाले आते हैं, और मेटल के काम करने में 3 मेटल की बेसिकली काम होता था यहाँ पे, ठीक है। और इसमें था कि देखिए सिल्वर का उपयोग आपका उत्तर वैदिक काल में पहला बार हुआ था, ठीक है। आयरन या लोहा का उपयोग उत्तर वैदिक काल में पहला बार हुआ था, ठीक है। सिल्वर मतलब चांदी, आयरन मतलब लोहा, दोनों का उपयोग पहला बार शुरू हो रहा है यहाँ से। तो इन जनरल माना जाता है, आयरन वाला थोड़ा पीछे जा रहा है, ये जो जनरल थियरी अभी यही चल रहा है, तो इसी को मान के चलिए, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में आपका 3 मेटल को जानते थे ये लोग, और वो 3 मेटल था आपका सोना, आपका तांबा और आपका कांसा। चलिए देख लेते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में सोना, तांबा, कांसा। एलवीपी में चांदी, लोहा, ठीक है। ये शुरू नहीं हुए थे, ये पहले से चल रहे थे, लेकिन यहाँ था, और ये दो स्टार्ट हुए थे यहाँ, चांदी और लोहा, ठीक। तो ये सब चीजें हो रहा था वहां पे। और इसके अलावा कि इस काल में भी सिक्के नहीं थे, तो सिक्कों की जगह क्या चल रहा था, तो सोना का ढेला टाइप का कुछ चल रहा था जिसका नाम था निस्क। निस्क बहुत फेमस है, निस्क, निस्क। और इस समय जो लेन देन का पद्धति था वो था आपका बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली था, मतलब एक वस्तु दो दूसरे को लो, ठीक है। और जो जिस वस्तु को देते थे, जो प्रमुख माध्यम के रूप में यूज किया जाता था वो था गाय, घोड़ा
वगैरह यूज होता था, या फिर निस्क, ये सब यूज होता था। निस्क बेसिकली एक तरह का जेवर था, या फिर सोना का ढीला को कहा जाता था निस्क। ठीक है, तो और इस काल में भी खेती बहुत ज्यादा नहीं होता था, तो व्यापार भी बहुत ज्यादा नहीं था। और जब व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है तो शहरीकरण भी बहुत ज्यादा नहीं था। थोड़ा सा शहरीकरण पाया गया है, और वो दो जगह से पाया गया है, एक हस्तिनापुर और दूसरा आपका अतरंजी खेड़ा। कहाँ? हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। ठीक है, तो करीब करीब इतना जानना है आपको वैदिक काल के इकोनॉमी में। ठीक है, तो अब चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने किया। तो इसमें है कि ऋग्वैदिक काल में आपका पशुपालन आपका प्रमुख व्यवसाय है, उत्तर वैदिक काल में आपका खेती प्रमुख व्यवसाय है। तो दोनों को मिला देंगे कि वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो वो खेती हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा है कि ये लोग गाय बहुत इंपॉर्टेंट था, और गाय को अगन्य कहा जाता था कि न मारने योग्य कहा जाता था। गाय को मारने में कुछ सजा का भी प्रावधान था वहां पे। ठीक है, और फिर उसके अलावा किसी के बारे में बहुत कुछ जानते थे ये लोग। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में भी जानते थे, उत्तर वैदिक काल में ज्यादा जानने लगते हैं वैसे, क्योंकि समय बीतता है, समय बीतता है, एक ही काम को बार बार कर रहा है, ज्यादा एक्सपर्टीज आ जाता है उसमें। ठीक है, और इसमें है कि ऋग्वेद के 10 कहाँ गया, हाँ 10,462 मंत्र में से 24 मंत्र में आपको कृषि के बारे में दिया हुआ है। सिर्फ 24 में कृषि के बारे में बताया। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट होता तो जाहिर है किससे ज्यादा में दिया जाना चाहिए था, तो वैसा नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा कि बहुत कम व्यवसाय पाए जाते हैं, कि खेती कम हो रहा है, अधिशेष कम है, अधिशेष कम है, तो अलग अलग जो व्यवसाय है वो कम पाए जाते थे। ठीक है, और फिर है कि का पनी है, पनी आपका व्यापार करता था, व्यापारी का काम करता था, और गाय का चोरी भी करता था। दोनों काम में पनी आपका यूज होता था। ठीक है, और पनी बेसिकली एक ननारियन थे, ननारियन टाइप से बेसिकली ये लोग बिलोंग करते थे। और सिक्का ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था। ठीक है, कहाँ गया, ऋग्वैदिक काल में सिक्का नहीं है, उत्तर वैदिक काल में भी आपका सिक्का नहीं आया था। ठीक है, यहाँ भी कुछ मतलब निश टाइप का यूज होता था, जेवर टाइप का। यहाँ भी कुछ निश और जेवर या सोना का ढीला या गाय या घोड़ा, सबको लेन देन के माध्यम के ये लोग यूज करते थे यहाँ पे। ठीक है, और जो अर्बनाइजेशन है या जो शहरीकरण है यहाँ पे बहुत कम था, मतलब ना ही था मान लीजिए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत शुरू हुआ था। ठीक है, और बाकी जो विदेशी व्यापार टाइप का कुछ कर लीजिए, तो यहाँ जब आपस में भी वैसा व्यापार नहीं है तो विदेशी व्यापार क्या होगा, तो बहुत कम मान लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, तो चलिए उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विदेशी व्यापार में एक क्या कहते हैं कि एक समुद्री तूफान वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है, तो बस वो उतना ही है, सब और ज्यादा कुछ नहीं है विदेशी व्यापार के बारे में। तो इतना ही है हमारा आपका वैदिक काल के आपका अर्थव्यवस्था में। थैंक यू।